वेलकम बैक बच्चे। आज हमने करना है एक न्यू चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज़। अकाउंटिंग रेशियोज़ आपकी थर्ड बुक का फोर्थ चैप्टर है। बेसिकली सबसे पहले हमने इसमें ये देखना है कि रेशो होता क्या है। पहले तो अकाउंटिंग रेशियो में रेशो का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशो। रेशो मीन्स एनी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। रेशो होता है जब हम कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और वेदर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन जब उनको हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जब रेशोज़ निकालते हैं तो उनको हम अकाउंटिंग रेशोज़ बोलते हैं। When calculated on the basis of accounting information, they are accounting ratio. रेशो वैसे क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर निकाला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। नाउ अकाउंटिंग रेशियोज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, चार फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा। पहला है प्योर रेशो। प्योर रेशो का मतलब होता है कि जैसे आपका जो भी न्यूमरेटर आया है टू डिनोमिनेटर, जैसे अगर आपका आंसर आया है 2/1 तो यू विल से आंसर इज 2:1, इसको हम बोलते हैं प्योर रेशो। परसेंटेज, अगर आपने कोई भी चीज़ इंटू 100 कर दी वो रेशो हम परसेंटेज बेसिस पर हो जाएगी। टाइम्स मतलब जैसे कोई भी आंसर अगर आपने निकालना है, मान लो अगर आपका है 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11,000, ठीक है, तो वो आपका कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। आप ऐसे निकाल सकते हो 20 टाइम्स। एंड लास्ट इज फ्रैक्शन, ये आप सबको पता है फ्रैक्शन। अब इन चारों में से आपको आ सकता है कोई भी किसी भी तरह से आप रेशियोज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, ईदर इन द प्योर रेशियो और इन परसेंटेज फॉर्म और इन टाइम्स फॉर्म और इन फ्रैक्शनल। अब है कि हम रेशियोज़ बेटा निकालते क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ एडवांटेजेस, ये थ्योरी है। आपको लगेगा कि मैम इतना बोरिंग करा रही हैं कि थ्योरी करवा रही हैं, लेकिन ये थ्योरी में आपके लिए बेनिफिशियल होगी MCQ पॉइंट व्यू ऑफ पॉइंट से। तो अब एडवांटेजेस में देखो, सबसे पहले है कि रेशोज सिंप्लीफाइज द अकाउंटिंग डेटा। जब हम कोई भी रेशो निकालते हैं, जैसे अगर मान लो हमने करंट रेशो निकालनी है, तो हम करंट रेशो के लिए पहले क्या करेंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स को क्लब करेंगे, सारे करंट एसेट्स सिंप्लीफाइड करेंगे, सारे इकट्ठे कर लेंगे, करंट लायबिलिटीज़ इकट्ठे करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो अकाउंटिंग डेटा है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। रेशोज़ के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि जिस बिज़नेस की हम रेशोज़ निकाल रहे हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, पैसों के रिगार्डिंग कैसी हेल्थ है, और ऑपरेटिंग जिस चीज़ में वो ऑपरेट कर रहा है उसके हिसाब से उसकी पोजीशन क्या है। थर्ड है इट इज़ यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। रेशोज़ के बेस पर हम आगे प्लानिंग या फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत आया हुआ MCQs में, हेल्प्स इन लोकेटिंग द वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस। रेशोज़ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो कौन से पॉइंट पर लैग कर रहा है, किस एरिया में उसका जो है वो पीछे है, पिछड़ा हुआ है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हेल्प्स इन लोकेटिंग द वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म होता है बेटा जब हम दो फर्म्स को के बीच में कंपैरिजन करते हैं। मान लो मेरी फर्म है और मैं किसी आउटसाइडर किसी फर्म के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। जो इंटर फर्म होती है उसका दूसरा नाम होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, और एक होता है बेटा इंट्रा फर्म कंपैरिजन, जब हम अपनी एक ही फर्म के अंदर वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन का दूसरा नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। तो अगेन ये जो दो टॉपिक मैंने आपको दो नाम बताए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड्स योर MCQ क्वेश्चन। ठीक हो गया बच्चे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रेशोज़, कि रेशोज़ कितने तरह के होते हैं। तो हम एक एक करके डिटेल्ड में करेंगे कि कौन सी रेशो के क्या आइडियल रेशो है, कैसे निकालना है। तो हमारी जो टाइप ऑफ रेशोज़ हैं वो चार है बेटा। सबसे पहली होती है लिक्विडिटी रेशोज़, सेकंड होती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़, थर्ड इज टर्नओवर और एक्टिविटी रेशोज़, एंड लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रेशोज़। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लिक्विडिटी रेशोज़, ठीक है। सो लिक्विडिटी क्या होती है बेटा, लिक्विडिटी रेशो होती है जो कंपनी की
शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 12 मंथ्स, आज से 12 महीनों के बीच में आपकी क्या पोजीशन रहेगी, व्हाट इज़ योर एबिलिटी टू पे योर शॉर्ट टर्म डेट्स। तो जो एक कंपनी की शॉर्ट टर्म कैश पोजीशन या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है वो होती हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज के अंडर हमारी दो रेशियोज आती हैं, एक होती है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशियो की आइडियल रेशियो जो बेस्ट रेशियो मानी जाती है वो होती है 2:1। 2:1 का मतलब है कि ये 2 होना चाहिए, करंट एसेट 2 होने चाहिए और करंट लायबिलिटी 1 होना चाहिए। दिस मीन्स अगर आपने किसी के 1 रुपी पे करने हैं, यू शुड हैव डबल द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स। इसको हम बोलते हैं करंट रेशियो। अभी मैं आपको डिटेल लिखवाऊंगी कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिक्विड रेशियो जो सेकंड वाली है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ये बेटा नाम 3 है लेकिन फॉर्मूला एक ही है। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड और क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड और क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और इसकी जो आइडियल रेशियो मानी जाती है दैट इज 1:1। 1:1। सो ये हमारे लिक्विडिटी के दो फॉर्मूलाज हो गए, करंट रेशियो एंड योर क्विक रेशियो। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज़ में और क्विक एसेट्स में क्या क्या आएगा। सो हम इसमें करंट एसेट्स के लिए पहले मैं आपको डिटेल बता रही हूँ कि करंट एसेट्स में बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री में दो चीज़ें नहीं आएंगी जब हम करंट रेशियो निकालेंगे, उसमें दो चीज़ें नहीं लेनी बेटा, एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ये वैसे तो कंपनीज एक्ट में इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जब हमने करंट रेशियो निकालनी है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में ये दो चीज़ों को आपने निकाल देना है, छोड़ देना है। सेकेंड इज बच्चे डेटर्स। नेट, नेट किसका, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर कोई भी प्रोविजन है उसको माइनस कर दो डेटर्स में से। थर्ड इज योर बिल्स रिसीवेबल। मैं आपको अलग बता रही हूँ डेटर्स और बिल रिसीवेबल, वैसे बुक्स में आपको डेटर्स और बिल रिसीवेबल का एक कंबाइंड नेम दिया होगा एंड दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। मैंने इकट्ठा अलग अलग बता दिया, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट बच्चे और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और जो आइटम्स कैश के बराबर होते हैं उनको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज बताया था, मैंने बैलेंस शीट में आपको आइटम्स में बता दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। इट इज़ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड। देन उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। बेटा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और जिसका एक और नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक्चुअली बच्चे बेसिकली करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 12 मंथ्स दे कैन बी कन्वर्टेड और दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश। जो 12 महीनों के अंदर अंदर अपनी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं या जो 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। सो ये आपके मेन जो हैं ये एग्जांपल्स हैं, इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
expenses which are paid in advance, accrued income, then short term investments और marketable securities. उसके बाद आपका आ गया, नेक्स्ट आ जाता है बेटा करंट लाइबिलिटीज़. नाउ व्हाट टू इंक्लूड इन करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा एक आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, देन ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है इसके अंदर क्रेडिटर्स भी आ गए और बिल्स पेबल भी आ गया. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, उनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड. टाइम पीरियड चला गया, उसका ड्यू डेट चली गई, अभी तक पे नहीं किया. देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम पहले मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. देन इसके अंदर बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आती हैं, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. बच्चे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के बाद नेक्स्ट हमारा लिखो अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. अब करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिए. ये ऑलमोस्ट, ये सारी लिस्ट ऑलमोस्ट इतनी ही आएगी पेपर में, इससे ज़्यादा आपको कोई एडवांस नहीं आएगा. और एक बेटा आप लोग इसमें एक और लिख लो, करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. जब हम किसी को थोड़े टाइम के लिए लोन देते हैं तो वो आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. सो दीज आर योर करंट एसेट्स एंड दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज़. तो ये तो दोनों चीज़ें आपकी यूज़ हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो. सेकेंड जो मैंने आपको आज रेशो लिखवाई थी दैट वाज योर लिक्विड रेशो या क्विक रेशो. तो उसमें फॉर्मूला क्या था, लिक्विड और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. अब बच्चे इसमें मैंने आपको बताना है कि लिक्विड और क्विक एसेट्स में और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है. लिक्विड और क्विक एसेट्स का मतलब होता है जब हम करंट एसेट्स में से इनमें से दो चीज़ें हटा दें. कौन सी, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस. दैट मीन्स अगर मैं ये हटा दूं और करंट एसेट्स में से ये दो आइटम निकाल दूं तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, लिक्विड और क्विक एसेट्स. ठीक है बच्चे, समझ आ गए यहाँ तक. अब हम अगले, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो इसके अंदर कौन सी रेशो जो है, जैसे अब हमने इसके अंदर किया, एक आपको एक टर्म और यूज़ होगा रेशोज़ में, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल मीन्स डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. CA माइनस CL इज योर करंट लाइबिलिटीज. ये होता है हमारा वर्किंग कैपिटल. और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमारी करंट रेशो हाई आती है, अगर हमारी करंट रेशो हाई का मतलब जैसे हमने आ रहा आइडियल हम मानते हैं 2:1, अगर वो इससे ज़्यादा आती है इसका मतलब है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, कि उसके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं. बट बेटा बहुत भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट अ वेरी हाई करंट रेशो इज़ नॉट डिज़ायरेबल. इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो फंड्स हैं वो आइडल पड़े रहें. जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. So high current ratio means better liquidity position, but a very high current ratio is not desirable. ठीक है. उसके बाद आपका आ गया कि ये मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ये हम रेशो क्यों निकालते हैं. ये रेशो हम निकालते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव लिख लो. ठीक है, जो लिक्विडिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिक्विडिटी रेशोज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो लिख लो बेटा. टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म, to assess the ability of the firm to meet its short term financial obligations. बेटा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है CL, करंट लाइबिलिटीज.
सो ये थी हमारी लिक्विडिटी रेशोज़, ठीक है। अगली क्लास में वील बी डिस्कसिंग योर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़। एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी और आप सारे एक बारी फॉर्मूलाज कर लो, क्योंकि रेशोज़ में ज़्यादातर जो चांसेस हैं, जिस बच्चे को बेटा सारी थ्योरी पॉइंट आ गया, सारे फॉर्मूलाज आ गए, सब रेशोज़ के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, उसके लिए MCQ अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि जो भी मैं ये आपको करा रही हूँ ये आपके MCQ व्यू पॉइंट से करा रही हूँ, कि ताकि आपको नवंबर के जो आपके फर्स्ट टर्म के पेपर्स होने MCQ वाले, उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट में। ओके बच्चे, बाय बाय।